आज हम जो कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 4। और चैप्टर 4 किसके ऊपर है? चैप्टर 4 इज ऑल अबाउट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो पहले होगी चैप्टर की इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन आपको ले जाएगा क्लास 10 में, और थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन होगा। आइए, क्या आपको क्लास 10 में ये चीज याद है? ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट भूल गए होंगे। कैसे याद रहेगा? हमने तो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा था इसको। करने वाले कौन थे? करने वाले थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। ठीक है, तो यहां से हमारी शुरू होती है ये चैप्टर। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने क्या किया था? उन्होंने लिया था एक ऐसा करंट कैरिंग वायर। क्या लिया था बच्चा? एक वायर लिया था, और इस वायर को ऑस्टर्ड साहब ने कनेक्ट किया था एक्चुअली सर्किट के साथ। आप बोलोगे कि उनके दिमाग में ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने इसको अचानक क्यों कनेक्ट कर दिया था? उन्हें क्या पहले ही से पता था कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म होने वाली है? बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि वो स्टडी कर रहे थे हीट जनरेटेड इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या स्टडी कर रहे थे? हीट जनरेटेड इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। उसको स्टडी करते करते उन्होंने एक अनोखी चीज देख ली। वो क्या चीज देखी? उन्होंने ये देखी कि जब हम यहाँ पे हमने प्लस डाला, यहाँ पे माइनस डाला, तो जाहिर सी बात है इस वायर के अंदर क्या हो गया? एक करंट दौड़ना शुरू किया। ऐसे हमारी एक करंट दौड़ रही है, आई करंट दौड़ रही है, ठीक है ना? ये आई करंट दौड़ रही है। ये आई करंट जब दौड़ती है ना, तो यहाँ पे उन्होंने दो सिनारियो देखा था। यहाँ पे he actually, this is called a discovery, he had kept a compass। ठीक है, जब कोई करंट दौड़ नहीं रहा था तब मान लो हमारी कॉम्पास कैसी थी? हमारी कॉम्पास कुछ ऐसी एक मोस्ट ऐसी एक पोजीशन पे थी, यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ दिखा रही थी हमारी कॉम्पास। मान लो हमारी कॉम्पास कुछ ऐसी थी, ठीक है, ऐसी थी। और जब ये करंट चलना शुरू हो गया तो हमारा कॉम्पास क्या किया? यहाँ ये मान लो ये नो करंट सिनारियो पे है, नो करंट, ठीक है। और जब करंट फ्लो करना शुरू किया, करंट फ्लो करना शुरू किया, तब यही हमारी कॉम्पास क्या है? अपने निर्धारित स्थान से डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई भाई साहब? डिफ्लेक्ट हो गई। बहुत बड़ी चीज उन्होंने ये निकाली। एक्चुअली ही वाज स्टडीइंग फॉर हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर, सो ही फाउंड। अब कुछ याद आ रहा है क्लास 10 का? हाँ सर। हाँ। तो जैसे ही इन्होंने इसमें मैग्नेट दिया तो यहाँ पे, तो यहाँ उन्होंने पहला चीज तो यहाँ से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमारे पास निकलता है? हमारे पास पहली ऑब्जर्वेशन निकलती है कि अ करंट कैरिंग वायर। यहाँ से पहली ऑब्जर्वेशन है करंट कैरिंग वायर, ठीक है, क्रिएट्स क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है ना? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये मैग्नेटिक कॉम्पास डिफ्लेक्ट क्यों कर गया? मैग्नेटिक जी। फील्ड अराउंड इट। लेकिन इसी से कंक्लूड नहीं होता है फील्ड अराउंड इट। उन्होंने एक और चीज किया। उन्होंने क्या चीज किया? उन्होंने जब इस स्विच को ऑन किया तो ये ऐसे, मतलब ये क्या है? ये हमारा ओपन सर्किट में ऐसा पोजीशन पे रहता है। ओपन सर्किट रहने से ऐसा रहता है, और ये क्लोज सर्किट पे ऐसा रहता है। जब जब सर्किट को क्लोज करता है मैग्नेटिक कॉम्पास डिफ्लेक्ट करता है, जब जब सर्किट को ओपन करता है मैग्नेटिक कॉम्पास अपने आप आ जाता है। तो इसका मतलब है करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहती है बेटा जब तक करंट दौड़ रही है। करंट दौड़ना खत्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप खत्म हो गया। जी। ठीक है, एक चीज ये आया। फिर उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन लिया यहाँ पे कि डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि करंट रिवर्स किया, ठीक है, इसका मतलब है करंट पोलैरिटी रिवर्स्ड, इफ रिवर्स्ड देन मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाता है।
ठीक है। और क्लास 10 में हमने एक और देखा था कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर, फ्लोइंग इन द वायर। ठीक है। तो एक तरह का हमने क्या देखा बेटा, हमने एक तरह का क्या देखा, हमने देखा कि एक मैग्नेटिक कॉम्पास को, यानी कि एक मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक कॉम्पास मतलब क्या, उसका मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक होता है, ठीक है, उस चीज को जब हमने एक करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द रखा, तो करंट कैरिंग वायर जब करंट पास करना शुरू करता है वायर से, मतलब जो व्हेन द वायर इज कैरिंग करंट, यहाँ पे वो मैग्नेटिक कॉम्पास डिफ्लेक्ट हो जाता है, जो इस बात को पुष्टि करता है कि किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे सृष्टि हुआ था। और जैसे ही स्विच को ऑफ किया जाता है, यानी सर्किट को हम ओपन कर देते हैं, मैग्नेटिक कॉम्पास वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे लौट आता है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो करंट डिपेंडेंट है, जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड है। फिर उन्होंने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया तो मैग्नेटिक कॉम्पास का डिफ्लेक्शन भी उतना ही हो रहा है, लेकिन रिवर्स साइड में हो रहा है। इसका प्रमाण ये है कि मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हुआ। और अगर हम करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा दे तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो मैग्नेटाइजेशन है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। ये था हमारा क्लास 10 में, यहां से ये चैप्टर शुरू होता है। मतलब इसका मतलब क्या है, किसी तरह का एक फील्ड तो तैयार हुआ है। अब उस फील्ड के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा और डीप चलते हैं इस डिस्कशन को आगे लेके, ठीक है। और डिस्कशन में हम क्या करते हैं, हमारे उसी करंट कैरिंग वायर को लेके आ जाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा वायर है, अब देखो ये वायर का एक पोर्शन है, ठीक है, ये वायर का पोर्शन है, और मान लो इस वायर में एक करंट को दोहराते रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक करंट को दोहरा रहे हैं, ये पे आई करंट दौड़ रहा है। सबसे पहली बात, ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है ना, अ करंट कैरिंग वायर डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, करंट कैरिंग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल होता है। अ करंट कैरिंग वायर डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग बिकॉज इट रिमेन्स न्यूट्रल व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, करंट कैरिंग वायर है। सो अ करंट कैरिंग वायर डज नॉट प्रोड्यूस, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, डज नॉट प्रोड्यूस any electric field in its surroundings। ठीक है, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा। करंट कैरिंग वायर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता इन इट्स सराउंडिंग्स बिकॉज इट रिमेन्स न्यूट्रल। और ये लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट चैप्टर में, देखो यहाँ से जो नेगेटिव चार्जेस है उसने इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज अकेले है वो उल्टा करेगा, तो अल्टीमेटली दोनों कैंसिल कर देगा, बिकॉज इट रिमेन्स न्यूट्रल व्हेन current is flowing through it। ठीक है ना, देखो when current is flowing through it, मतलब जैसे एक चार्ज हो गया ना बेटा, देखो ये एक चार्ज है, एक चार्ज क्यू, मान लो इसको हम पॉजिटिव चार्ज कह दे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपने इर्द गिर्द जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक पॉजिटिव चार्ज अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि रेडियली आउटवर्ड्स होता है। लेकिन एक करंट कैरिंग वायर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है अपने आसपास। पर अगर आप क्रिश्चियन ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट को देखें तो क्या करंट कैरिंग वायर को आप इतना निकम्मा कहोगे कि वो कुछ भी नहीं करता है? वो कुछ तो करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस नहीं करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, इसलिए तो वो कॉम्पास डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि आप ये काम तो नहीं करते हो, लेकिन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, बेस्ड ऑन ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर creates another field around it,
ठीक है, करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स अनदर फील्ड अराउंड इट that applies force on a magnet, जो कि मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल, मैग्नेट मतलब क्या था हमारा, मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल, ये भी तो मैग्नेट ही है ना जी। मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल मैग्नेट होता है। और जो ये अनदर फील्ड है, क्रिएट्स अनदर फील्ड, यही अनदर फील्ड क्या है बेटा, यही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं बी से, और ये भी एक वेक्टर होता है, ये भी एक वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई से देखा, मैग्नेटिक फील्ड को हमने देखा। ठीक है जी सर। तो सबसे बड़ी चीज जो इंटरेस्टिंग यहां से हो सकती है वो है, यहां से ही शुरू होती है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रन hand to hand together, so we can say magnetism can be produced, है ना, can be produced from electricity। आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस कर सकते हो। इतना समझ में आया अब तक? जी सर। ये हमने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद फिर से करंट कैरिंग वायर को देखा। भैया तुम तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा ही नहीं करते हो, तो तुम क्या कोई काम नहीं करते हो? नहीं नहीं, मैं करता हूं ना, मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूं अपने इर्द गिर्द, और इस मैग्नेटिक फील्ड से मैं कोई भी मैग्नेटिक चीज को अट्रैक्ट कर लेता हूं। ठीक है, बात समझ में आई? अब जी देखो सर। एक और चीज, अब एक और मजेदार चीज देखो। मान लो कोई पुरानी चीजों को ही दोहरा रहा हूं, मान लो यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्ज है, और यहाँ पे आप चार्ज ले आओ बेटा। अगर हम यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज ले आए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये प्लस क्यू पे फोर्स आएगा, और वो फोर्स कैसा होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी से तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, ऐसे। और ये फोर्स क्या हो जाएगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लेके आए, तो यहाँ पे एक और चार्ज आ जाएगा हमारा, और ये फोर्स हो जाएगा क्यू ई, ये एफ 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 डैश एफ नेगेटिव कह देते हैं इसको, ये हो जाएगा नेगेटिव क्यू ई के बराबर, उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। तो समझो इस चीज को, समझने वाली बात यह है कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज के ऊपर असर कर देता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कोई भी स्टैटिक चार्ज ले आओ तो ये क्या करेगा, ये अपना क्या कर देगा, इट विल एक्चुअली कैन क्रिएट व्हाट यू कॉल एज अ इफेक्ट ऑफ ऑन एनी चार्ज दैट इज अराउंड इट। तो यहां से दो चीज और लिखते हैं, हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलली देखते रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाय अ चार्ज। कोई भी एक चार्ज रख लो, वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। आपको याद नहीं है तो मैं याद करा देता हूं, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना, ये हमने पढ़ा था। जी। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये है कोई भी चार्ज कैन बी प्रोड्यूस बाय चार्ज। और ये मायने नहीं रखता है कि ये चार्ज क्या है, ये चार्ज रेस्ट पे हो या ये चार्ज मूविंग हो। ठीक है, अब इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना, सर अभी अभी आपने कहा कंडक्टर, कोई कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, मैं कह रहा हूं मूविंग चार्ज की बात कर रहा हूं। मूविंग चार्ज ऑल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड a charge at rest also produces electric field। लेकिन कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट देखो, कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट मैग्नेटिक फील्ड को देखो, अभी मजा आएगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड, क्या लिखूं मैं, बोलो तो, सुन रहे हो कहानी को तो बोल दोगे आंसर, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ओनली अ, क्यों ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सोचो। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है, अभी अभी ऊपर क्रिश्चियन ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट याद करो ना, करंट फ्लो हो रहा है तब। ओनली अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, वो तो मूविंग चार्ज विल हैव बोथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, हाँ।
तो करंट क्या होता है, मतलब उसको अभी नहीं देख रहे हैं, अभी जो चीज देख रहे हैं व्हाट इज करंट। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन। अगर करंट फ्लो करता है, क्रिश्चियन ओर्स्टेड का क्लास 10 के एक्सपेरिमेंट को सोचो ना, करंट फ्लोज, मैग्नेटाइजेशन इज देयर, दैट मींस चार्ज फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड है। यू डिड नॉट गेट द कैच टिल नाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज से भी आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्ज से आ सकता है। जी। अब वो एक्सीलरेटेड है, कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, वी आर नॉट ब्रेकिंग आवर हेड ऑन देयर। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बोथ बाय रेस्ट। और यही तो यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट डाल लो चाहे तो, रिकॉल, रिकॉल कौन सा यहाँ पे था ना कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस, रिकॉल ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट उसमें क्या था, current flows, B exists, current stops, B vanishes। यही तो पुष्टि करता है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय अ मूविंग चार्ज। तो ऑब्जर्वेशन को और अच्छा से लिखते हैं अभी इसके बाद कि चार्जेस एट रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में मैग्नेटाइजेशन पढ़ ही नहीं सकते हैं। चार्जेस एट रेस्ट यस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, चार्जेस एट रेस्ट गिव्स यू अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नोट से आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर दोगे थ्योरी वाले, ठीक है। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिया क्या होगा, एक्सपीरियंसेस एंड चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड and also experiences a force। इस एरो को यहां से कनेक्ट कर देते हैं दोनों, इस एरो को यहां कनेक्ट करते हैं। एक रेस्ट पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस, थोड़ा सा ऐसा करो, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। ये जो रेस्ट पे जो चार्ज है ना, उसके साथ दो तरह की सलूक होने वाला है। एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है जो रेस्ट पे है, और दूसरा क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं अभी, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन का मन समझ में आया कि नहीं, देखो तो, देखो समझो, ये हमारा एक चार्ज है, हमारा चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। अगर इस चार्ज को लेके किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो वहां भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जाहिर सी बात। हाँ जी, हाँ, ये वाला, ये वाला जो चीज है ना, यस। और ये क्यों होता है, हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप जो पढ़ते थे बेसिक्स की, टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, व्हाई, बिकॉज दिस हैज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस आल्सो हैज इलेक्ट्रिक, तो दोनों इंटरेक्शन होता है। सो वही तो मैंने लिखा कि एक चार्ज जब रेस्ट पे रहता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी कर सकता है, और उसे उठा के अगर आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे तो वहां एक वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस भी कर सकता है। लेकिन चार्जेस एट मोशन, ठीक है, अब हम चार्जेस एट मोशन को देख रहे हैं। चार्जेस एट मोशन कैसा रहता है, चार्जेस एट मोशन एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब वो कैसा है, अगर आप एक चार्ज को मोशन में रखोगे, इट कैन एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक एंड magnetic force। When placed in an external electromagnetic field, ठीक है जी। ये इसको थोड़ा डीपली समझना है, इतना भी लाइटली नहीं लेना है। सोचो, मेरी बात को भी जरा मेरी तरफ देखो, सुनो, ये मेरा चार्ज है, ये मूव कर रहा है, क्या ये खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है? हाँ।
ये एक चार्ज मूव कर रहा है, तो यही तो करंट है ना, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। जी। तो ये करंट भी है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है? यस। कर सकता है। जरा सोचो, मैं एक ऐसा इंसान हूं, मेरे इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक, मैं दौड़ने वाला चार्ज हूं, मेरे इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं अभी दौड़ रहा हूं एक और, या मैं रुका हुआ हूं, मान लो एक और इलेक्ट्रिक, रुक तो नहीं सकता हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं मूविंग चार्ज हूं, मैं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दौड़ रहा हूं, क्या मुझ पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा? बिल्कुल होगा। जी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक। मैं एक दौड़ने वाला चार्ज हूं, मेरे आसपास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड। मुझे आपने उठा के एक मैग्नेटिक फील्ड के पास रख दिया, क्या मैं फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि वहां एक मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे अंदर भी मैग्नेटिक। देखो, दो तरह की फोर्सेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बी वेरी केयरफुल। आई एम अ मूविंग चार्ज, सो whether I am moving or I am stationary, do I have an electric field around me? Yes. यस। You put me around in another electric field, do I experience a force? Yes. यस। I am a stationary charge like this. You take me to another electric field, do I experience a force? Yes. यस। Do I experience a magnetic force? नो। Because I'm not magnetized. Now I am a moving charge, I go to electric field, do I experience a force? Yes. Always. यस। Do I experience a magnetic force in a magnetic field? Yes. या। Because I am also a magnet. So इफ यू टेक मी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ऐसा एक फील्ड ले जाओ जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों है, तो मैं फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा ही। तो मैंने वही चीज, हाँ। अगर मैं एक चार्ज इन मोशन हूं, ये समझ में आया? और यहां से देखो, स्टोरी बड़ा रिफाइन कर करके लेके जा रहे हैं, इसको बाद में आप पढ़ोगे, लोरेंस फोर्स जब हम पढ़ेंगे तब इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एनी मूविंग चार्ज ले लो अभी, एनी मूविंग चार्ज। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। क्या एनी मूविंग चार्ज को हम एनालॉगस टू करंट नहीं मान सकते? है ना, मूविंग चार्ज ही तो करंट है। क्या करंट है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट है। एनी मूविंग चार्ज इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? जी। एनी मूविंग चार्ज इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब उसके आसपास क्या हो जाएगा? उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। जी। ठीक है, ये वही ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट से आ गया। तो आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो ना, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कौन घूम रहा है बेटा? इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है हमारा बढ़िया सा एक छोटा सा नन्हा सा इलेक्ट्रॉन। चीज, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है? क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज यस। पार्टिकल? हाँ है। क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? हाँ, मूव जी। कर रहा है। तो क्या ये एक तरह का करंट है? हाँ सर, ये एक तरह का करंट है। तो क्या आपको मैग्नेटाइजेशन एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होगा। लेकिन आपको हर एक चीज में तो ऐसे मैग्नेटाइजेशन नहीं दिखता है। उसका कारण क्या है? आइए थोड़ा और आराम से इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसका कारण ये है कि ये इलेक्ट्रॉन का, मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा रहेगा? ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन मान लो इस तरफ स्पिन कर रहा है। और हमेशा याद रखना, एक ऑर्बिटल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, दो इलेक्ट्रॉन और हमेशा। तो इसका एक साथ वाला इलेक्ट्रॉन भी तो है इसके साथ, और वो इलेक्ट्रॉन कैसा मूव कर रहा होगा? उसका स्पिन क्वांटम नंबर रिवर्स होता है। रिवर्स होता है। यस। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैनॉट हैव। ये क्या हो जाता है? ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को नलीफाई। नलिफाई कर देते हैं। ठीक है, इतना का केस समझ में आया? तो अभी यस। थोड़ी क्या है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, और इलेक्ट्रिक करंट पैदा करना मतलब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसको अब हम क्या है, ये पूरा स्टोरी ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही चलता जा रहा है। तो आइए थोड़ा सा और इंटरेस्ट करके अभी देखें कि ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को में हम आई करंट दे रहे हैं। अभी इस स्टोरी को आगे लेके जाते हैं जहां से हम पढ़ रहे थे। इस मूविंग करंट में आई करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे देखो, अब तुम खुद मुझे आंसर करोगे। यहाँ पे क्यू चार्ज को हमने लाया, ठीक है, इस क्यू चार्ज को लाके हम इस क्यू चार्ज को पहले केस में रेस्ट में रखते हैं। अब सोच के आंसर देना, हाँ, रेस्ट में रखते हैं। क्या आपको लगता है कोई इंटरेक्शन होगा तो हाँ, या नहीं होगा तो क्यों? अब हम सिर्फ मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है? एक जी। तो क्रिएट हो गया है, करंट फ्लो कर रहा है, ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। इसके पास पे मैंने एक चार्ज को रेस्ट पे रखा,
क्या ये क्यू चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अपना कॉमन सेंस लगा के बोलो, अगर तो नहीं, नहीं, क्यों नहीं करेगा बेटा, वो बताओ क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्यू रेस्ट पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में क्यों रख रहे हैं। मैग्नेट ही नहीं है, क्यों मैग्नेट ही नहीं है, बहुत अच्छा। हम्म, क्यू मैग्नेट होने के लिए क्यू को खुद भी दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, एग्जैक्टली। है ना? इसको हम आगे इस चैप्टर में सोचते जाओ क्या क्या पढ़ेंगे, आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर मैं ऐसा कहूं, देखो ये हमारे पास एक वायर है, इससे करंट जा रहा है, ये हम जी, एक और वायर ले आते हैं इसके इर्द गिर्द, इससे भी करंट जा रहा है, इससे भी जा रहा है। अब इन दोनों में फोर्स आएगा, आएगा ना? आएगा, हाँ। ये एक मैग्नेट, ये एक मैग्नेट, और अट्रैक्शन फोर्स लाने के लिए कॉमन सेंस सोचो, इसमें करंट जिस डायरेक्शन में लेंगे पास वाले में। इसमें उल्टा होना चाहिए। इतना अगर समझ गए तो ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर डायरेक्शंस के ऊपर है, दोनों ही करंट अगर एक ही लाइन पे जा रही है तो आपको कभी भी मैग्नेटाइजेशन मिलेगा, मिलेगा, पर रिपल्शन मिलेगा आपको, दोनों का प्रॉपर्टी है ना। हमें तो यहाँ पे ऑपोजिट्स को लगा, तो पहला चीज हमने ये देखा, तो इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, एक और सिनारियो लेता हूँ, वही करंट आई यहाँ पे दोहराता हूँ, और यहाँ पे मैं उसी चार्ज क्यू को ले आता हूँ, है ना, हमारे चार्ज क्यू को ले आता हूँ। अब क्यू को एक मोशन दे देता हूँ, मोशन मतलब एक वेलोसिटी v दे दो क्यू को, तो तो नाउ इट विल ऐसा हो एक्सपीरियंस अ जाएगा फोर्स। कि यहाँ पे, बहुत अच्छा बेटा, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपना मैग्नेटिक फील्ड देखा, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो यहाँ दोनों केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू, है ना, क्योंकि क्यू, और यहाँ पे फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड सर, तो इवन द वायर, मतलब उसमें भी आई चल रहा है, तो इवन दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, क्योंकि क्यू का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, हाँ वही बात में देखेंगे। वो बोथ वेज, इधर अट्रैक्शन और होते हैं, अभी रिपल्शन। हम सिर्फ क्यू के मानव में देख रहे हैं कि ओके। क्या क्यू कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स, और इस फोर्स को थोड़ा एडजेक्टिव डाल देते हैं, मैग्नेटिक लिख देते हैं, मैग्नेटिक, और यहाँ पे भी लिख देते हैं दो मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, बट हाउएवर इसको अगर इसका बाल की खाल निकालना है तो दोनों क्यू, दोनों ही केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर पैदा कर रहा हाँ, है। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स फोर्स पे लग रहा है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स आई पे, करंट कैरिंग वायर पे नहीं, करंट पे नहीं है। वायर का खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको इसको अगर आप और कॉम्प्लिकेट करना चाहो तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। ये वाला जो है ये अपने इर्द गिर्द ई भी क्रिएट करेगा, और ये मूविंग वाला भी अपने इर्द गिर्द ई क्रिएट करेगा। अब अगर तुम एक थर्ड चार्ज ले आओगे ना, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर एक्सपीरियंस करेगा, पर मैग्नेटिक सिर्फ एक्सपीरियंस करेगा जब वो चार्ज मूव कर रहा है। आई होप नाउ यस यू आर सर। क्लियर, ठीक है ना? तो हम कहते हैं करंट कैरिंग वायर डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, करंट कैरिंग वायर अपना इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा ही नहीं करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा नहीं करता है। देखो ये एक और चीज को पुष्टि करता है, यहाँ पे क्या हो गया देखो तो, F इक्वल टू क्यू ई, है ना, हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं यहाँ पे F तो जीरो है इस केस में, बस सही बात है, कोई फोर्स नहीं है। F का दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, QE होता है। इन दोनों को कंपेयर करें तो आप क्या बोलोगे, QE शुड बी इक्वल टू जीरो, पर क्या Q जीरो है? नहीं, Q का तो कोई वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, E इज इक्वल टू जीरो। ये भी प्रूव करता है कि करंट जी, कैरिंग वायर डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस एक्सपेरिमेंट से सर। आया है ना। हाँ जी सर। F इज इक्वल टू जीरो, और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो F इज इक्वल टू QE, इसका मतलब QE जीरो है, Q तो जीरो नहीं हो सकता है, तो कौन जीरो होएगा, E जीरो होएगा, सिंपली बात। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी। एक यस सर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहता है, तो आप कहोगे सर इतना घुमा फिरा के क्यों पढ़ा रहे हो, हाथ में मैग्नेट ले लो, उसके इर्द गिर्द भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, जरूर है बेटा, जरूर है, हाथ में मैग्नेट ले लो तो मैग्नेटिक फील्ड है, पर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को पढ़ रहे हैं, जहां मैग्नेटिज्म को जन्म देने वाला कौन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से, इसलिए हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ करंट और चार्ज इन सब है। तो आइए यहाँ तक की समरी क्या हुई संजीवनी मैडम, यहाँ तक की समरी ये हुई कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई वायर पे करंट दौड़ रहा है, उस वायर के इर्द गिर्द
एक ही फील्ड है, और वो वायर के जरिए एक ही फील्ड है, और वो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग वायर किसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इर्द गिर्द पैदा नहीं करती है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स। करंट का इंटेंसिटी बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ गई। करंट रुक गया, मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को एहसास करने के लिए हमने क्या किया, एक चार्ज को लाया। चार्ज को दो तरीके से ला सकते हैं, भैया तू रेस्ट पे रहे तो मूव कर, जब तू रेस्ट पे है तब उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब एक और चीज है कि एक रेस्ट वाली चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कर सकता है, पर मैग्नेटिक फील्ड को सेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हम खुद ही रेस्ट पे हैं, हम खुद मैग्नेट ही नहीं है, हमें खुद दौड़ा दिया गया, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर लिया। तो यहाँ से दो बातें पता चलती है, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर पैदा कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर सकता है। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। तो इस डायग्राम को थोड़ा और सुंदर करे संजीवनी, देखो तो इस डायग्राम में ये बी जो है ये वायर के लिए फील्ड है, और क्यू के आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द क्यू इटसेल्फ। सोचो क्या करेक्ट है, चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड, करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ही रहेगा क्योंकि हम चार्ज है। दिस डायग्राम कीप इट इन योर माइंड, ये अगर क्लियर तो आपको सब क्लियर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा और दो तीन चीजें बात कर लेते हैं, इस बी भैया के बारे में। बी भैया कैसा है, बी भैया का नाम है एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते थे वैसे ही, वहां आपने गॉस लॉ पढ़ा, यहाँ आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ोगे, सब सिमिलर आते रहेगा, ठीक है। इस बी भैया का नेचर क्या है, बी भैया तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब, बी भैया वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद और एक चीज आपने क्या देखा, बी भैया की यूनिट क्या है, बी भैया की यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसको हम आगे पढ़ेंगे भी कैसे आ रहा है न्यूटन, और इस चीज का नाम एक और नाम है, उसे हम कहते हैं टेस्ला, और इसका एक और नाम होता है, ये टेस्ला भी है, ये क्या है, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसे WB पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। भाई साहब ये वेबर क्या चीज है, ये वेबर जो है ना, वेबर ये है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। सर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी चीज है, याद आ रहा है कुछ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है कि नहीं, सर खा चुके इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद कर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था फाई ई, कैसे डिनोट, स्केलर क्वांटिटी होता था, E.A, भूल गया, E.A। तो उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स भी इस चैप्टर में आएगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी, ये क्या हो जाएगा B.A, वो E.A था तो ये B.A, सीधी सीधी बात भाई साहब, ऐसा है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये देखना, ये है वेबर और ये है मीटर स्क्वायर, तो बी की यूनिट क्या हो गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दूसरा चीज है, इसे आपको जानना पड़ेगा। हम सिलेबस में जो है ऑर्डर में नहीं पढ़ सकते, लेकिन सब चीज पढ़ेंगे। आपका पहला चीज ही यही है, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट एंड क्रिश्चियन ऑस्टेट का। सर इसे यूनिट में न्यूटन बाय क्या है, एम? एम मींस एम्पियर मीटर। ओके, एम्पियर मीटर। उसी चीज को हम कहते हैं टेस्ला, 1 टेस्ला। आप सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। यहां से देख, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये क्या है, ये भाई साहब ये न्यूटन है, ये न्यूटन है, ये कूलम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम हुआ ना। हाँ जी। ये चीज क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। ओके, ठीक है, आई बात समझ में जी। अब हम क्या करेंगे, तो ये सब हो गया हमारा अब जब हमने, अब तो साइंस का काम क्या है,
जैसे ही किसी चीज के बारे में पता चला, उसकी बाल की खाल निकालो, सिलेबस में डालो, बच्चों को परेशान करो। अब आपने देख लिया कि मैग्नेटाइजेशन आ गया है। मैग्नेटाइजेशन कैसी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अभी आपके दिमाग में दो चीज तो आ जाएगी। आपकी बात आएगी, सर ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास कछु ना कछु तो मैग्नीट्यूड होना पड़ेगा, और इसके पास कछु ना कछु डायरेक्शन होना पड़ेगा। तो आपकी जिज्ञासा अभी इस लेवल पे आ गई कि ये सब कैसे निकलेगा। तो ये सब निकालने के लिए जो पहला लॉ हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं उसे कहते हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायोट करके लिखते हैं। तो उस चीज में हम अभी क्या चीज देखने वाले हैं? डिटर्मिनेशन देखने वाले हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ बी। आज इतना तक करेंगे, बी कैसे डिटरमाइन करेंगे। लेकिन आज खुश हो जाओ, कोई प्रूफ नहीं है इसमें। दिमाग ऐसे, There's no proof. नो प्रूफ। Uh, डिटर्मिनेशन ऑफ बी। और डिटर्मिनेशन ऑफ बी कैसे करेंगे? इसको करेंगे, इसकी बात है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि आप क्यों ढूंढ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। तो हम बोलेंगे भाई साहब इतना देर ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्यों पढ़ा? क्योंकि करंट, ये क्लास 10 वाली डेफिनेशन आ गई। करंट कैरिंग वायर बिहेव्स, अब बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट नहीं करेंगे, creates a magnetic field around it. Behaves like a magnet, class 10 की भाषा थी, creates a magnetic field around it. ठीक है भाई साहब, समझ में आया? इसीलिए ढूंढ रहे हैं। और इसको देगा, ये आपका पहला लॉ, इसका फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में आएगा। बायो-सेवर्ट्स लॉ कहते हैं, सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ। और बायो-सेवर्ट्स लॉ पहले ही हाथ खड़ी कर देगा आपका और कहेगा ऐसा है सर, ये वायर के लिए कितना करंट फ्लो कर रहा है ये तो हम नहीं बता सकते। सोचो, यहां से देखो थोड़ा, वायर के लिए कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि वायर किधर, मैग्नेटिक फील्ड है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन है। वायर कभी टेढ़ा हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, करंट डायरेक्शन चेंज कर रही है। कभी आपने वायर को ऊपर कीले से लटका दिया तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, जमीन के नीचे ऐसे ले गया, ऐसे ले गया। वायर्स को तो हम घुमाते रहते हैं। तो वो कहता है ये वायर के लिए नहीं बता सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसने कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, उसने वायर का एक छोटा सा हिस्सा लिया और उस वायर को कैसा हिस्सा दिया? ऐसा एक हिस्सा दिया। देखो ऐसा, ऐसा मान लो एक हिस्सा दिया, ऐसा इस तरह से एक हिस्सा दिया। और इसको उसने क्या नाम दिया? इसको उसने नाम दिया, इसको डीएल नाम दिया, डीएल। और ये डीएल बेसिकली इसको एक वेक्टर बनाया, इसको नाम दिया करंट एलिमेंट। सोचो करंट एलिमेंट क्या है? करंट एलिमेंट वायर का एक छोटा सा सेक्शन है, एक लेंथ है, पर लेंथ हमारा स्केलर है, हमको वेक्टर चाहिए। देख, हमको मैग्नेटिक फील्ड अगर पैदा करना है तो वेक्टर तो लाना ही है भैया, वेक्टर का लड़का ही तो वेक्टर होगा ना। तो करंट को पूरा वायर कंसीडर नहीं कर सकते, छोटा सा सेक्शन लिया वायर का, ये हमारा वायर है, इसका एक छोटा सा सेक्शन लिया, इस सेक्शन को उसने नाम दिया डीएल। पर इसको वो वेक्टर का नाम देना चाहता है, तो डायरेक्शन दो भैया इसको। तो वो कहता है कि इस डीएल में करंट जैसा दौड़ रहा है वही इसका डायरेक्शन है। समझ रहे हो? मान लो अभी हमारा डीएल ऐसा है, देखो ऐसा है, हमारा वायर ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। अभी ये पोर्शन डीएल है, ये पोर्शन, तो इसका डायरेक्शन कैसा है? इस साइड जी। पर इलेक्ट्रिक करंट, तो आप बोलोगे सर इतना नहीं करके वो करंट को ही ले लेता, बट करंट इज नॉट अ वेक्टर माय डियर। Yes. करंट इज अ स्केलर, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो यहाँ पे क्या किया, डीएल नाम का एक करंट एलिमेंट लिया, और इसका डायरेक्शन, इस डीएल एलिमेंट में डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट। आपकी खुजली हो रही है लिखने की, आप इतना तक लिख लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन डीएल। तो डीएल वेक्टर हो गया। अभी इसको एक मैग्नीट्यूड भी है, डीएल का मैग्नीट्यूड क्या है? उसकी लंबाई,
डायरेक्शन क्या है, उस लंबाई पे, उस आंशिक लंबाई में जो डायरेक्शन पे करंट जा रहा है वही उसकी डायरेक्शन। ये वेक्टर समझ में आ गया आपको डीएल? जी सर। तो हम निकालने क्या वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ बी। मतलब ये क्या, तो डिटर्मिनेशन ऑफ बी करेंगे तो आप बोलोगे ना कहाँ डिटरमाइन करोगे, तो एक तो पॉइंट ले लो अपने आर्बिट्ररी, चलो एक पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट हमारा है ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे डीएल डिटरमाइन करेंगे, पॉइंट को हमने पी नाम दिया और पी तक हमने एक और वेक्टर लिया जो कि यहां से यहां तक की दूरी पे है और इस वेक्टर को हमने क्या नाम दिया बेटा, इस वेक्टर को हमने नाम दिया आर वेक्टर। ये डिस्टेंस वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट है, आर वेक्टर नाम दे दिया है, राइट। तो सारा कहानी कहां से शुरू हो रहा है, सारा कहानी ये पॉइंट से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट से शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक आपको डीएल मिल गया यहाँ पे। सो आर इज ऑल्सो अ वेक्टर माय डियर, ओके, आर इज अ Okay. वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज द डिस्टेंस ऑफ द डीएल वेक्टर फ्रॉम पी, जहां पे आप फील्ड निकालना चाहते हो। अब यहाँ पे उसने एक और चीज लिया जो है एंगल थीटा, ठीक है। और इस पे जाहिर सी बात है कि ये लाइन तो ऐसा नहीं है, इस पे करंट तो दौड़ रहा है, आई करंट तो दौड़ रहा है, ठीक है, इसको आई ले लो, आई करंट दौड़ रहा है इसमें। सिनारियो समझ में आया? जी सर। क्या क्या लिखे यहाँ पे, P is a point, P is a point where magnetic field intensity is to be ascertained due to current element क्या, dl, वेक्टर के साथ लिखना dl with I current flowing in it and is at a distance represented by r vector from P, ठीक है। तो बायट-सावर्ट लॉ में बायट-सावर्ट भाई साहब लोग क्या कहते हैं कि भैया पूरे वायर के लिए तो करंट देना हमारी क्षमता के बाहर है, छुटका सा एलिमेंट ले लीजिए डीएल और उसको वेक्टर मानिए। कैसे मान ले वेक्टर, अरे डीएल की कुछ तो लंबाई है, कितना है, बोला डीएल है, डायरेक्शन उस तस्वीर के अंदर जितना जो करंट का डायरेक्शन है वही उसका डायरेक्शन है। तो अगर डीएल बदलते रहेगा करंट का डायरेक्शन भी बदलते रहेगा। देखो संजीवनी मैडम, ये देखो अगर तुमने डीएल यहाँ पे लिया ना तो इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर? जी। ओके, तो उस हिसाब से डीएल कहाँ से लेना चाहिए? डीएल जहां जिस पॉइंट पे ले रहे हो, जैसे हम तो उस पॉइंट पी पे ले रहे हैं, कहीं भी आप डीएल ले लो, या हम करेंगे आगे फाइनाइट वायर के लिए भी करेंगे। तो हम जहाँ पे लेंगे उस हिसाब से फिर डायरेक्शन चेंज हो हर जाएगी। जगह पे मैग्नेटाइजेशन चेंज होगा। सोचो तुम एक मैग्नेट हो और मैं आयरन का टुकड़ा हूं, मैं मैग्नेट के पास रहूंगा तो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट या रिपेल होऊंगा, दूर में रहूंगा तो ज्यादा। तो मैग्नेटाइजेशन कैन नॉट बी कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट्स ना। और तुम्हारा Yes. वायर तो सांप की तरह जा रहा है, तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो हर जगह मैग्नेटाइजेशन एक जैसा रहेगा, कभी नहीं रह सकता है। जैसे जैसे तुम मूव कर रहे हो तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन मूव कर रहा है। आर वी फाइन? ठीक है, Yes. आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड जो आप पढ़ रहे हो वो किसके लिए, क्या वायर के लिए पढ़ रहे हो? नहीं, डीएल के लिए पढ़ रहे हो। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा होगा? नहीं सर, बहुत ही छोटा होगा। तो इसको भी हमने डीबी नाम दे दिया है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डीबी इज टू बी असर्टेन। ये डीबी कितना होता है ड्यू टू दिस। तो यहां से सीधा सीधा हमारा क्या आ जाता है बेटा, यहां से सीधा सीधा बायट-सावर्ट लॉ आ जाता है। और बायट-सावर्ट लॉ आपको कहता है कि ये वेक्टर फॉर्म में पहले लिखेंगे। हालांकि इक्वेशन सॉल्व करने और न्यूमेरिकल्स में ये कोई लाभ नहीं देगा, पर अंडरस्टैंडिंग में बहुत लाभ देगा। इस डीबी को हम कहते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब ये क्या है, ये अभी मन के बाहर रख लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, इसके बाद डीएल लेंगे, डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। पहले इसको हमने लिख लिया म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है देखेंगे, ठीक है। Okay. बाकी चीजों को देखो, I इंटू डीएल इंटू आर इंटू डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है।
तो आप जब प्रॉब्लम करोगे तो आपको तो इच्छा होगी कि सर डीबी की क्या वैल्यू है, तो डीबी मैग्नीट्यूड अगर देखने की कोशिश करेंगे, ये भी देख लो फिर कॉपी करो, फिर हम अगले आपको कॉपी के लिए छोड़ेंगे। म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो आई तो हमारा आई रहा। अब देखो यहाँ पे हमें दो वेक्टर मिल रहे थे, कैसे कैसे दो वेक्टर मिल रहे हैं जरा आराम से देखो। तो एक वेक्टर हमारा है डीएल वेक्टर, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर हमारा कैसा है सर, दूसरा वेक्टर है आर वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है, मैथमेटिक्स की भाषा में चलते हैं। ये है, ये कौन है, ये डीएल वेक्टर है, और ये कौन है, ये आर वेक्टर है। दोनों के बीच में कितना है सर, दोनों के बीच में थीटा है। अगर आप ए क्रॉस बी कोई वेक्टर बोलो तो वो क्या होता है, सी वेक्टर, और सी वेक्टर का डायरेक्शन कैसा रहता है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये हमने पढ़ा था वेक्टर में। हाँ जी। ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए को भी परपेंडिकुलर है, बी को भी परपेंडिकुलर रहेगा। और डायरेक्शन कैसे देखते थे याद है, थोड़ी देर बाद बोलते हैं डायरेक्शन कैसे देखते हैं। अब डीएल क्रॉस आर को मैथमेटिकली लिखें तो क्या लिखेंगे, डीएल इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो इस आर क्यूब में क्या हो गया बेटा, आर ने आर क्यूब को काट के स्क्वायर किया, और हमारी एक्सप्रेशन क्या हो गई, हमारी एक्सप्रेशन हो गई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये है आपकी एक्सप्रेशन जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लगाओगे। जरा इस पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन को और गौर से देखो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड में या कहीं भी आप पढ़ते थे तो कैसा रहता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्ला ब्ला आर स्क्वायर, जैसे फोर्स, ये बिल्कुल वैसा ही टाइप आ रहा है, ठीक है, इतना आप लिख लो, फिर आपको म्यू नॉट बाई 4 पाई और डायरेक्शन बताएंगे। अभी आपको सिर्फ क्या मिला बेटा, आपको मैग्नीट्यूड मिला है, आपको यहाँ से क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ आप डिटरमाइन करने निकले थे ना, तो डिटरमाइन करते करते आपके पास मैग्नीट्यूड आ चुका है, मैग्नीट्यूड आ चुका है। अभी आपको डायरेक्शन की तलाश है, वो भी हम निकालेंगे अभी। अब हम डायरेक्शन निकालेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे म्यू नॉट और 4 पाई के बीच में। ऊपर वाला वेक्टर नोटेशन है, और वेक्टर नोटेशन हमें किस में हेल्प करता है, वेक्टर नोटेशन हमें ओवरऑल चीज को जानने में हेल्प करता है। ये है वेक्टर इक्वेशन, ये मैग्नीट्यूड का इक्वेशन है। ठीक हुआ? हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, आइए, क्या आपने एक चीज पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, जी। क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, हाँ इसको जी। कहते थे, इसको हम कहते थे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसके मौसी का बेटा आ गया है आपके पास, म्यू नॉट। म्यू नॉट को क्या कहेंगे, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, बिलिटी। और ये चीज आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में, जहां वो थ्योरी वाला चैप्टर आएगा, कोई चीज कैसे मैग्नेट बनता है। फ्री स्पेस भी हो सकता है, जी। एयर को भी मान सकते हैं, और एयर का एक और चचेरा भाई वैक्यूम को भी मान सकते हैं। इसी तरह कभी कभी आपको म्यू आर भी आ सकता है, इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव, जैसे वहां पढ़ते थे ना रिलेटिव परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गया आपका।
रिलेटिव जी। परमिएबिलिटी। और रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये हो गया आपका रिलेटिव परमिटिविटी। पर आप यहाँ पे वहां क्या पढ़ते थे? 1/4πε0, उसकी वैल्यू कितनी होती थी? 9 × 10⁻9, याद है? यहाँ पे हाँ आप जी। क्या पढ़ोगे? यहाँ पे आप हमेशा पढ़ोगे μ0/4π, और इसकी वैल्यू कंठस्थ कर लीजिए, ये है 10⁻⁻7। कितना हो गया? 10⁻⁻7 μ0/4। नाइस। वहां पे था 1/4πε0 = 9 × 10⁹ अब आप बोलोगे सर इतना ही है क्या, इसके साथ कोई यूनिट नहीं है? अरे कैसे रहेगा, यूनिट तो रहेगा। यूनिट क्या ना सर, यूनिट कैसे निकाले? जरा सोचो यूनिट कैसे निकाले। जरा इधर देखो तो, डीबी की वैल्यू तो अभी अभी आपने निकाली ना। आजा, डीबी की वैल्यू क्या है बेटा? डीबी की वैल्यू है μ0/4π, ठीक है ना, इंटू क्या है? IDL sin θ/r², ठीक है। तन्ने μ0 की चाहिए, μ0 की यूनिट क्या है? आ जाओ, μ0 की यूनिट डीबी की यूनिट क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। μ0/4π यही हमें निकालना है। चलो इसको μ0 मान के चलो, 4π का तो कोई यूनिट नहीं होता है। आई की यूनिट क्या है? एम्पियर। डीएल की यूनिट मीटर। साइन थीटा की यूनिट कोई यूनिट नहीं। आर की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मीटर ने मीटर स्क्वायर को खा दिया, ठीक है। जी। मीटर ने इस मीटर को खा दिया। तो क्या आप μ0 को अभी लिख सकते हैं? μ0 की यूनिट क्या हो जाएगी मैडम? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आ गया आपका। क्या आ गया? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आपका यूनिट आ गया। तो इस चीज को थोड़ा सा ठीक कर ले, देखिए तो इस चीज को थोड़ा ठीक कर ले। अभी यहाँ पे थोड़ा काटते हैं, काट के यहाँ पे लिख ले। क्या लिखें? इसको लिखते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और अब हम बना देते हैं इसमें हमारा गोला। अब आप भी लिख लीजिए, आपको भी मन की शांति हो जाएगी कि μ0 क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या फिर वैक्यूम। इसी तरह कभी कभी μr भी आ सकता है, वैसे आता नहीं है। μr हो गया रिलेटिव परमिएबिलिटी, और उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, एक चीज याद रहेगा, बाकी कॉन्सेप्ट रहेगा, तो बाकी चीजें अपने आप निकल जाती है। पर क्या है ना, बच्चे पढ़ते नहीं है। और एक बहुत दिव्य बात जो आपको याद रखना है, ये जो बायोट-सावर्ट लॉ आप लिख रहे हो ना, इसमें नीचे लिख लो, इसके नीचे, ये भाई साहब इन्होंने एक क्राइटेरिया के साथ ये लॉ आपको दुनिया में छोड़ा है, और वो है कि ये एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल किस पे है? ऑन करंट एलिमेंट। पूरे वायर को देख के मत लगा देना इस लॉ को, ऑन करंट एलिमेंट। वैसे फाइनाइट वायर के लिए भी मैग्नेटाइजेशन देखते हैं हम, पर आपके कोर्स में वो मेंशन नहीं है, तो हम भी उसमें दिमाग नहीं खपाएंगे। आपके कोर्स में है बायोट-सावर्ट्स लॉज एप्लीकेशन ऑन करंट कैरिंग लूप, तो हम लूप को ही देखेंगे। दिस इज एप्लीकेबल ऑन करंट एलिमेंट। और यहां से हमें क्या पता चला कि डीबी का एक्सप्रेशन देखे तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, dB is directly proportional to sin theta, dB is directly proportional to 1/r²। ये सब के ऊपर dB प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे बात खत्म हुई डीबी की, और अब डीबी की एक और बात हमें पता करनी है, वो है डायरेक्शन ऑफ डीबी। ये तो छूटा हुआ है, अब सब मैग्नीट्यूड की बात हुई। डायरेक्शन ऑफ डीबी, कि डीबी की डायरेक्शन क्या है। आ जाओ, अगला सेक्शन ये है, डीबी की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डीबी की डायरेक्शन पता करने के लिए ये डायग्राम को फिर से मैं ले चलता हूं हमारे साथ। ये डायग्राम को ले चलते हैं, इसको क्लोन करते हैं और ले चलते हैं इसको, ठीक है। इसको ले जाना बहुत जरूरी है। आइए डीबी की डायरेक्शन जानने के लिए सबसे पहले मैथमेटिकल अप्रोच फ्रॉम वेक्टर्स लगाते हैं। वेक्टर का मैथमेटिकल अप्रोच लगाए तो हमें क्या दिख रहा है? डीएल वेक्टर का क्रॉस हो रहा है आर के साथ, ठीक है ना। इसका मतलब है, जैसे कैसा हो रहा है, आपका ड्राइंग को और अच्छा करके दिखाएं तो मान लीजिए ये आपका वायर है, ऐसा वायर है ना। डीएल भी आ गया और आर भी आ गया, ठीक है। और आप पी पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ डीबी कैसा होगा? इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ
बोथ डीएल एंड आर वेक्टर। ये तो समझ में आया सर, पर प्लेनर एनालिसिस में प्रॉब्लम हो जाता है। प्लेन के एनालिसिस में देखो, अभी डीएल ऐसा ऐसा है, अब परपेंडिकुलर बोले तो कैसा परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको? स्क्रीन से बाहर भी तो परपेंडिकुलर ही आ रहा है, स्क्रीन के अंदर भी परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ऐसे थोड़ी होगा। तो आप याद करो मैडम, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को याद करो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में डायरेक्शन कैसे असरटेन करते हैं? डायरेक्शन के लिए हम क्या देखते हैं? स्क्रू रूल देखते हैं। स्क्रू रूल, स्क्रू रूल याद है? क्या कर रहे हो आप? कर रहे हो डीएल को क्रॉस कर रहे हो आर के साथ। याद रहे, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये देखो, ये देखो, डीएल को क्रॉस कर रहे हो आर की तरफ, डीएल को आर के साथ क्रॉस कर, तो डीएल के आर पे ले आओ, उस हिसाब से स्क्रू घुमाओ। स्क्रू घुमा रहे हैं, घुमा रहे, घुमा रहे। ये देखो, ऐसे दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे 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 दिखाएंगे तो समझ में आएगा। ये देखो, ये हमारा डीएल वेक्टर है, ये डीएल है, ऐसे, ये डीएल है, ये आर है। डीएल को आर की तरफ ले आना है, तो इसी साइड में स्क्रू घुमाना है। स्क्रू को घुमाते घुमाते स्क्रू कहाँ चला गया? ऐसे बाहर चला गया जी, टुवर्ड्स द स्क्रीन है। आर यू एबल टू यस सर विजुअलाइज इट? या अच्छा, तुम्हारे दीवार पे ना, तुम्हारे मुंह के सामने दीवार में एक डीएल बनाओ और एक आर बनाओ, और उस डीएल को आर के तरफ, नहीं दीवार पे, जस्ट सोचो, घड़ी के कांटे सोच लो, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। मिनट हैंड इज डीएल, आवर हैंड इज डीआर। मिनट हैंड कम्स टू आवर हैंड, डीएल क्रॉस डीआर मतलब आर वही रहेगा, डीएल नीचे आएगा। अच्छा चलो, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है बेटा? बी अपनी जगह पे रहेगा, ए बी की तरफ मूव करेगा। ए बी की तरफ जब मूव कर रहा है, वैसे ही डायरेक्शन में एक स्क्रू को घुमाओ स्क्रू ड्राइवर से। स्क्रू किधर फीड किधर जाएगा उसका? दीवार के अंदर चला गया आपका स्क्रू। यस। तो इसमें हम क्या कहेंगे? इसमें अगर आप डीएल क्रॉस डायरेक्शन देखो, क्रॉस प्रोडक्ट स्क्रू रूल लगाएं, तो हम क्या बोलेंगे? इनवर्ड्स है ना यहाँ पे, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स को बेटा यहाँ पे हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, इनवर्ड्स को क्रॉस में दिखाया जाता है, ठीक है। और मान लो, और मान लो हमारा डीएल क्रॉस आर अगर उल्टा कर रहे हैं हम, ठीक है, डीएल को आर की तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे मान लो ये आर, तो फिर आउटवर्ड आएगा। ये जैसे मान लो ये आर है और यहाँ पे डीएल है, डीएल है, तो अभी डीएल को कैसे करेंगे? डीएल को आर की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे आउटवर्ड्स आएगा। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, आउटवर्ड्स में एक डॉट दिखाते हैं, ये आउटवर्ड्स है। ये तो हो गया मैथमेटिकल अप्रोच, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म में हम बहुत यूज करेंगे, दूसरा अप्रोच इसका है राइट हैंड। याद रहे, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड पाम रूल। पाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट हैंड पाम रूल। थोड़ा सा आपको थोड़ा बीच बीच में लफड़ा जैसा लगेगा। मान लो ये आपका करंट कैरिंग एलिमेंट है, और यहाँ पे हमें क्या करना है? एक तो डीएल बनाना है, बनाइए एक तो डीएल आपकी मन मर्जी से। जैसे मान लो ये डीएल है आपका, ये डीएल है, और यहाँ पे हमें एक आर वेक्टर भी रखना है, ये आर वेक्टर है, और यहाँ पे हमें एक पी पॉइंट देना है, तो ये हमारा पी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? नंबर 1, थंब, जो आपका थंब है वो कैसे अलाइन होगा? करंट के डायरेक्शन में अलाइन होगा, जैसे करंट जा रहा है, मतलब किसमें? डीएल वेक्टर में जैसे करंट जा रहा है, अलाइन टू आई, ठीक है, राइट हैंड आई, आई के डायरेक्शन में हमने अलाइन कर दिया। तो देखो अभी हमारा राइट हैंड पाम रूल कैसा है? हमने आई के डायरेक्शन में ऐसे अलाइन कर दिया, मैंने ऐसे अलाइन कर दिया। फिर हम कर्ल करेंगे, हमारे फिंगर्स को कर्ल करेंगे। कर्ल करते वक्त जो जो झापर वाला मूवमेंट हो रहा है ना, टेंजेंट, पूरा कर्ल करते वक्त एक झापर मूवमेंट भी तो है ना, ये टेंजेंट जस्ट पिचक पिचक, जस्ट ये वाला कर्ल करते वक्त जो टेंजेंट मूवमेंट हो रहा है, कर्ल करते वक्त जो टेंजेंट मूवमेंट हो रहा है। देखो बेटा कैसे कर्ल कर रहा है तू, तू अपनी उंगलियों को ऐसे कर्ल कर रही है, पर उस वक्त तेरा टेंजेंट मूवमेंट कैसा है? ऐसा मूवमेंट है ना, टक कर। हाँ जी। तेरी उंगलियां ऐसी थी, तेरी उंगलियां ऐसी थी, तो इन्हें कर्ल जब कर रही है, तो तेरा पूरे कर्ल को मत देख, सिर्फ इस टेंजेंट मूवमेंट को देख। देखा तूने? ठीक है, सिर्फ टेंजेंट मूवमेंट को देख। तो टेंजेंट मूवमेंट तुम्हारा कैसा हो रहा है? तुम्हारा टेंजेंट मूवमेंट नंबर 2 हम क्या कहेंगे? कर्ल फिंगर्स, कर्ल फिंगर्स, और ये आपको यूज आएगा। एंड द डायरेक्शन, एंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, फिंगर्स पॉइंट, पॉइंट is direction of dB,
मतलब यहाँ पे आपका आप इस तरह से करो, हाथ को आर के टाइप में रखो, हाथ को आर के पास रखो, फिंगर को करो करंट के पास, जिस तरफ पॉइंट करेगा तो तुम्हें कैसा दिख रहा है, यहाँ भी तुम्हें डीबी की डायरेक्शन इनवर्स दिखेगी। क्या ये समझ में आया आपको? Okay, the final position of the curling के बाद। ड्राइंग देखो, ड्राइंग देख लिया जी। अपने थंब को करंट के डायरेक्शन पे रखो, हाँ जी सर। और बाकी पाम को आर के डायरेक्शन पे रखो। ओके। ठीक है, यस। अब आर को अपने उंगलियों को घुमाओ, ये तुम्हारा पेपर का स्क्रीन हो गया अभी मैडम, ये स्क्रीन है आपका। अब जी। आर को कर्ल करना है, इन फिंगर्स को कर्ल करते हुए कैसे जा रहे हो, टक करके अंदर घुस रहा है ना तुम्हारा। यस। उससे बस झापड़ को देखना है। कर्ल करने के लिए जो पहला झापड़ लगेगा ना, वो झापड़ को देखो, झापड़ किस तरफ है। ओके, द टैंजेंट का डायरेक्शन। हाँ, टेंजेंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, हाँ, अंदर जा रहा है, यस। इनवर्ट जा रहा है। ठीक है, जरा इसको बदल देते हैं इस डायग्राम को, तो तुम्हें और क्लियर। देखो ये है, यहाँ पे एक डीएल वेक्टर बना लो अपनी मन मर्जी का। सर हमने ये डीएल वेक्टर बना लिया, और इस बार क्या करो, इस अपने आर वेक्टर को इस साइड पे ले आओ। सर ये हमारी आर वेक्टर है, आपकी पी पॉइंट कहाँ पे है, सर हमारी पी पॉइंट यहाँ पे है, और इन्हें नाम दे दो। क्या नाम दे दूं सर? सर ये हमारा करंट जा रहा है आई, और ये हमारा डीएल वेक्टर है, ये हमारा आर वेक्टर है, और ये पी पॉइंट है। जरा देख, अब ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा। अब फिंगर तो एक ही तरफ कर्ल होंगे ना, झापर किस तरफ आ रहा है, मेरे मुंह की तरफ झापर आ रहा है, तो इसमें कैसा होगा, आउटवर्ड्स होगा। ये डीबी का डायरेक्शन आउटवर्ड्स, ठीक है। कैसा है, इनवर्ड्स है। और अगर तुम्हें लगता है कि एक आध दो केस करके देख ले, जैसे कुछ केसेस देख लो, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, इसके बाद छोड़ देते हैं, आज बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। एग्जांपल देखो, ये मान लो हमारा ऐसे करंट जा रहा है, कौन है ये, करंट है, ठीक है, और हमारा पी पॉइंट यहाँ पे है, पी पॉइंट यहाँ पे है। हमें कोई कहता है एसर्टेन कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें आई डीएल और आर बना के मजा आता है तो बना लो, कौन मना कर रहा है। ये हो गया। जरा बता तो अभी कहाँ कैसा करंट आएगा, सॉरी डीबी कैसा रहेगा। हाँ सर, आउटवर्ड्स रहेगा, जहां पर हमारे मुंह की तरफ आ रहा हाँ है। जी। बढ़िया सी बात है, बना दें आउटवर्ड्स फिर। इसमें सॉरी, इसमें हमें कहाँ मिलेगा, आउटवर्ड्स मिलेगा ना, तो यहाँ हमें ऐसा मिलेगा, डीबी कैसा मिलता है, आउटवर्ड्स। क्लियर हो रहा है ना बेटा अभी? हाँ जी। की बड़ी जरूरत पड़ेगी। चल नंबर 2 में एक और टाइप ऑफ केस देख लेते हैं। अब हम इसमें ऐसा ले लेते हैं, करंट को ऐसे कर दो, और इस बार पी पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं। अभी कॉमन सेंस लगा दे, करंट ने भी रिवर्स कर दिया है, पी भी उल्टा साइड आ तो गया, आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड्स ही आना चाहिए। पर हम ऐसी मनगढ़ंत बातों पे तो जाएंगे नहीं, हम तो क्या करेंगे, प्रूफ के साथ चलेंगे। ये करंट और ये कैसा है, ये हमारा आर है, ठीक है। तो अभी कैसा दिख रहा है, अभी देखो तो, थंब को इस डायरेक्शन पे रखो, और ऐसे थंब ऐसे ऐसे है, फिर भी कैसे आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है ना जी, ठीक है। समझ में आया तो मैडम? हाँ जी। तो यहाँ बना दे, यहाँ भी कर लेते हैं आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स डीवी आउटवर्ड्स है, ठीक है ना। अब तीसरा थोड़ा सा अलग टाइप करते हैं। तीसरे में बड़ा सुंदर एग्जांपल है बुक में, ऐसा है करंट, और यहाँ है हमारा पी पॉइंट। अब करंट कैसा है आपका, करंट आउटवर्ड्स आ रहा है। सोचो, करंट पिक्चर्स के बाहर करंट आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा, और पी पॉइंट कैसा है यहाँ। तो इसको कुछ ऐसा बना ले, देखो ना, इसको ऐसा बना लेते तो और क्लियर हो जाएगा। यही पॉइंट पे आर वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना, ये आर वेक्टर है, और करंट बाहर की तरफ आ रहा है, यानी देखो अंगूठा मुंह की तरफ है, हमारा अंगूठा मुंह की तरफ है, और हाथ इस तरफ, तो ऊपर। तो यहाँ पे अपवर्ड्स उपवर्ड्स तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे डीबी की डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, एरो से। डीबी ऊपर की तरफ जा रहा है जी, डीबी का डायरेक्शन ये है। समझ में आया? और दूसरा वाला, एक और फोर्थ वाला कर लेते हैं। मान लो अब हमारा करंट ऐसा है, दिस इज आई, इस बार करंट ऐसा है, करंट कैसा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, थंब घुसा दे, स्क्रीन के अंदर थंब घुसा दे, और पी पॉइंट को यहाँ ले ले, ये पी पॉइंट नीचे जाएगा,
अब हम पी पॉइंट को ऐसे ले लेते हैं स्क्रीन के, तो नीचे जाएगा सर तो डाउनवर्ड्स। कैसा जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री ऐसे रहा। अब तीनों ये देखो, लुक एट दैट पिंक वन, इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू बोथ बिकॉज दैट करंट वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ योर स्क्रीन और गोइंग इनसाइड योर स्क्रीन, सो वेक्टर दोनों की तरफ, ठीक है। ये आपका डीबी हो गया। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज, अभी तो आपको डीबी के फॉर्मेट में दिया है ना, बायोट लॉ ने छोटे करंट एलिमेंट के लिए दिया है। अगले क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एप्लीकेशन फॉर ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर लूप। वैसे पहले हम फाइनाइट वायर भी पढ़ते थे, फाइनाइट वायर मतलब अ वायर ऑफ गिवन लेंथ, उसके लिए मैग्नेटाइजेशन कितना होगा। अभी आपने जो फाइंड किया है बेटा, आपने सिर्फ डीबी फाइंड किया है, छोटा सा करंट एलिमेंट, छोटा सा करंट एलिमेंट डीबी। तो पता हो गया डीबी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 1 into 10 to the power -7, and what is the unit, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और डीबी की यूनिट क्या होती है सर, टेस्ला होती है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, या फिर क्या होती है, या फिर होती है सर न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और हमने यहाँ पे तो ये चीज को कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर लूप को, ठीक है। यस सर। राइटो, चलिए आज के लिए रंगारंग कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। राइटो, चलो थैंक यू सर। क्लास में अगले दिन करेंगे। चलिए बाय बाय।